सभी को शाम की नमस्ते। मेरा नाम विशाल शुक्ला। दोस्तों, जो कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, उनकी एक रवायत होती है कि जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होता है उसे सबसे आखिरी के लिए बचा के रखा जाता है। सुबह से आप द लल्लन टॉप के ढेर सारे आर्टिकल पढ़ चुके हैं, ढेर सारे वीडियो देख चुके हैं, 2 लाइव भी देख चुके हैं। तो अब हम किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में तो नहीं हैं, द लल्लन टॉप के ऑफिस में हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना मुख्य आकर्षण आपके लिए आखिरी के लिए बचा के रखा हुआ था। गोपाल दास नीरज कवि हैं, कई ढेर सारे गीत लिखे हैं, ढेर सारी कविताएं लिखी हैं, कवि सम्मेलन में बहुत कुछ अब तक पढ़ चुके हैं, सुना चुके हैं। आज नीरज का जन्मदिन है, तो हमने सोचा कि बाबा को आपसे रूबरू करवाया जाए। तो अब इसके लिए इतने उम्र दराज और इतने सफल इंसान के लिए जब उसके बारे में बताना हो, उनको आपसे मिलवाना हो, तो उनके किस्सों से बेहतर क्या हो सकता है। तो सोचा कि आपको नीरज जी के कुछ किस्से सुनाए जाएं। शुरुआत मैं करूंगा 4th क्लास के एक बच्चे के हिस्से में आने वाले किस्से की। और हाँ, तब तक आप लोग यहाँ हमारे पास उनकी कुछ तस्वीरें हैं, आप अपने अपने हिस्से के नीरज लेते चलिए। तो कानपुर में रहने वाला 4th क्लास का एक बच्चा, तो वो एक बार कवि सम्मेलन में गया। वहाँ जब वीर रस की कविताएं हो रही थी, वो सुनकर जब चट गया तो उठकर जाने लगा। पास में बड़े भाई बैठे थे, तो उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जा रहा हूँ अब। तो बड़े भाई ने कहा कि एक काम करो, नीरज को तो सुनते जाओ। बच्चे ने पूछा कि ये नीरज कौन है? तो भैया ने जवाब दिया कि नीरज वो हैं जो सबसे किनारे बैठे हैं, मसनद पर अधलेटे से सन सी सफ़ेद लटों को छटकते। वो सबसे लास्ट में गाएंगे, स्टार कवि हैं, शुरू में खर्च कर देंगे तो जनता रुकेगी नहीं, और वैसे भी उनका माहौल अभी बन ही रहा है। ये सुनकर वो बच्चा वहाँ पर रुक गया कवि सम्मेलन में। हालांकि जब तक नीरज की बारी आई तब तक नींद आ चुकी थी उस बच्चे को, नहीं सुन पाया कि नीरज ने क्या कहा। और ये अच्छा ही हुआ, बाद में खुद उन हरफों की, उन शब्दों की क्या अहमियत थी वो बाद में खुद समझ सके। और उस 4 साल के बच्चे को ये बात काफ़ी बाद में पता चली कि नीरज बिना सुरा के सुर खोलते भी नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, मतलब मैं कुछ पुराने किस्से बता रहा था, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जिससे आप नीरज से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि आज जिस किसी को भी समलैंगिकों का जिक्र करना होता है, कहीं जिक्र करना होता है, कहीं मजाक उड़ाना होता है, तो वो एक ही गाने का इस्तेमाल करता है। उस गाने के बोल यही हैं कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ये लाइनें नीरज की ही लिखी हुई थी। आप वापस तस्वीर पर आ जाइए। दूसरा किस्सा मैं उनका सुनाऊंगा, ये है सन 60 के दशक का। तो इनका ये दूसरा किस्सा जुड़ा है सोहन लाल द्विवेदी, वो दूसरे एक बड़े कवि। तो एक मौका ऐसा भी आया जब सोहन लाल को नीरज की वजह से मंच छोड़ना पड़ गया था। 60 के दशक की बात है, जैसा मैंने बताया, फर्रुखाबाद के रामलीला मैदान में कवि सम्मेलन हो रहा था। तो उस समय कविता पढ़ने के 2 दौर हुआ करते थे। पहले दौर में युवा गीतकार आते थे, तो तब के युवा गीतकार नीरज ने मंच पर एक गीत पढ़ा। गीत था कि चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब। ये वही गीत है जो बाद में शोखियों में घोला जाए के नाम से फिल्म में आया था। पब्लिक झूम उठी थी, पगला गई थी, फिल्म का गाना सुनकर भी और मंच पर नीरज को सुनकर भी। लेकिन इसके बाद जब नीरज का दौर, वो वक्त ख़त्म हो गया, जब वो मंच से हट गए, तो उनके बाद सोहन लाल द्विवेदी मंच पर आए। अब सोहन लाल द्विवेदी थे गांधीवादी कवि, युवाओं को रास्ता दिखाने वाली कविताएं लिखते थे। तो उन्होंने मंच से नीरज को खरी खोटी सुना दी। वो बोले कि आज का युवा अब ये सुनेगा, कविता में प्रेम और शराब पीने की बातें होंगी। तो पब्लिक खामोश हो गई। तो पब्लिक जब खामोश हो गई तो सोहन लाल ने अपनी कविता पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही मिनटों में जनता ने हंगामा काट दिया। वहाँ शोर होने लगा कि अब इस आदमी को मंच से हटाओ, इसे नहीं पढ़ने देंगे और अब सिर्फ नीरज को सुना जाएगा। अब पब्लिक थी, कवि सम्मेलन की पब्लिक थी, अपने पर आ गई, जो चाहा वो करवाया, करवा कर ही माने। आखिरकार सोहन लाल को मंच से हटना पड़ा। हालांकि इस घटना से वो सोहन लाल काफ़ी नाराज़ हुए थे, इतना नाराज़ कि दोबारा कभी फर्रुखाबाद नहीं आए। और नीरज का तीसरा किस्सा ये भी फर्रुखाबाद से ही जुड़ा हुआ है, साल 1991 का है, और ये वो साल है जब नीरज को पद्मश्री से नवाजा गया था। तो फर्रुखाबाद का जो जिला प्रशासन है वो हर साल जनवरी में एक कवि सम्मेलन करवाता है। उस साल भी करवाया, लेकिन उस साल नीरज को पद्मश्री मिला हुआ था, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की बात कही। हालांकि आयोजकों को इससे कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने खुशी खुशी नीरज की बात मान ली
कवि सम्मेलन शुरू हुआ। मंच का संचालन शिव ओम अंबर कर रहे थे। तो नीरज अपने साथ 2 बच्चों को भी लेकर आए थे। तो उन्होंने हरिओम अंबर से कहा कि आप संचालन कर रहे हैं और ये दोनों लड़के अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, इनको भी मंच पर कविता पढ़वा दीजिएगा। अब दद्दा बोले थे, नीरज बोले थे, बात को कौन टालता। शिव ओम ने उन दोनों लड़कों को कविता पढ़ने का मंच पर मौका दिया। उनकी कविताओं पर नीरज इतना रीझ गए कि बीच में शिव ओम से बोले कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको इनाम भी मिलना चाहिए, इनको बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तो शिव ओम ने पूछा कि दद्दा बताइए कितने का इनाम दिलवा दे, 500, 1000 जो आप बताएं। और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और पूरे कवि सम्मेलन में जारी रहा। वो नीरज बार बार आदेश देते, ख्वाहिश जताते और उनकी ख्वाहिशों पर लोगों को पैसा मिलता रहा। आखिरकार कवि सम्मेलन ख़त्म हुआ। जिसको जितने का लिफाफा मिलना था उन लोगों को उतने का लिफाफा दिया गया। नीरज को जो लिफाफा मिला तो उसमें उनका पेमेंट था। नीरज को पता था कि पैसा है, पेमेंट है, गिनने की ज़रूरत नहीं है, पैसा पूरा होगा। लेकिन पता नहीं उस समय क्या संयोग बना कि नीरज पैसे गिनने लगे। पैसे कम थे, जितने की बात हुई थी पैसा उससे कम था। तो उन्होंने शिव ओम को बुलाकर कहा कि पैसा कम है। तो शिव ओम ने बोला उनसे कि आप ही ने तो पैसा दिलवाया है, जो वहाँ पे जितना इनाम बट रहा था, जितना वहाँ पर लोगों को इनाम मिल रहा था, वो सब आप ही ने तो दिलवाया है। तो जो लोग, अच्छा नीरज को ये लग रहा था कि ये पैसा सरकारी जा रहा है, तो सरकारी पैसे से अगर नई प्रतिभाओं को, नए कवियों को अगर प्रोत्साहन मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है तो मिलना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो उन्हीं के पेमेंट से पैसा काट लिया गया। तो अब कोई और होता, मतलब नीरज को व्यक्तिगत तौर पे जो लोग जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि पेमेंट में जब कटौती होती थी तो उनका मूड क्या होता था। हालांकि उस समय उनके ही छात्र सामने थे, उनके शिव ओम, तो उनसे नहीं कुछ कहा, मुस्कुराकर रह गए। तो ये थे नीरज के कुछ किस्से। वो कवि सम्मेलनों में अब उनका जाना कम ही होता है और फिल्मी गीत लिखने का सिलसिला तो उनका बहुत पहले ही छूट गया था। जब एस.डी. बर्मन का देहांत हुआ था तो मुंबई की जो फिल्मी दुनिया थी वो उनके लिए लगभग एक तरह से ख़त्म हो गई थी। दिखते हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। और उनको पसंद करने वाले लोगों के लिए हाई पॉइंट वो होता है जब नीरज ये कहते हैं कि उनके बाद के जो लड़के आए उनमें अभी गुलजार सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अब गुलजार के तो कितने ही चाहने वाले हैं, पता है आपको। तो ये थे नीरज के किस्से, आपसे मिलवाया। नीरज को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों में से दी लल्लन टॉप के जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, उनमें से आज जिसका बर्थडे है उनको भी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आगे भी हम इसी तरह बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े किस्से आपको सुनाते रहेंगे, उनके बड़े बड़े मौक़ों पर। बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पर तो ये लाइव देख ही रहे हैं, हमारा पेज लाइक कीजिएगा, दोस्तों से भी करवाइएगा। कुछ आप अगर नीरज के बारे में कुछ आपका व्यक्तिगत हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और जब यूट्यूब पे ये वीडियो चला जाएगा वहाँ पे जो साथी देखेंगे उनसे दरख्वास्त है कि हमारा पेज सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।